एनसीईआरटी मिट्टी का दिया, उसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस वगैरह देखेंगे कि हमें इसमें और क्या बाकी है जो हमें सीखना है। पोएम हमने पढ़ ली अल्ताफ हुसैन हाली की, उसको हमने समझ लिया। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स को उर्दू में बोलते हैं सवाल जवाब। तो पहला जो सवाल आपकी बुक में दे रखा है वो है बुढ़िया ने दिया किस वक्त रोशन किया, यानी कि आपको वो वक्त बताना है जब बुढ़िया ने वो दिया जलाया था रोशनी करने के लिए। ओके, तो इसका जवाब है बुढ़िया ने दिया शाम के वक्त जलाया था, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है झुटपुटे के वक्त, और झुटपुटे का वक्त क्या होता है, वो वक्त जब सूरज डूबने लग जाता है और अंधेरा हो जाता है, तो उस वक्त बुढ़िया ने दिया जलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था। मकसद किसे कहते हैं हम, यानी कि उनका वो क्यों चाहती थी, उन्होंने क्यों मिट्टी का दिया वहां जलाया, उनका इंटेंशन क्या था। ठीक है, सो उनका मकसद क्या था बूढ़ी औरत का। रास्ते में, इसका जवाब हम लिखेंगे, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद ये था कि उस रास्ते पर गुजरने वाला हर शख्स आसानी से गुजर जाए। ठीक है, चाहे फिर वो कोई बूढ़ा इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई परदेसी हो, या फिर वो लोग जो रोज वहां से गुजरते हैं, सब आसानी से वहां से गुजर जाएं, किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है। ठीक है, आपने पोएम में पढ़ा कि वो बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, तो वो बेहतर क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मिट्टी का दिया रात में उन लोगों को रोशनी देता है जो एक अंधेरे रास्ते से गुजरते हैं, वो रास्ते की परेशानियों को कम करता है। इसके दूसरी तरफ झाड़ और फानूस सिर्फ महलों में रोशनी देते हैं, इनकी रोशनी से किसी जरूरतमंद की कोई मदद नहीं होती। ठीक है, तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं पोएम में कि क्यों झाड़ और फानूस से बेहतर है दिया, क्योंकि वो एक छोटा सा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों की कितनी मदद कर रहा है। लेकिन ये झाड़ और फानूस जो कि इतने बड़े बड़े हैं, इतने खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ महलों में रोशनी देते हैं, किसी ज़रूरतमंद की जो रात में रास्ते पर चल रहा है, जो गिर सकता है, जो रास्ता भटक सकता है, उसकी मदद नहीं कर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है। शायर यानी जिसने पोएम लिखी है, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली। तो यहाँ सवाल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग महलों के बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब महलों के बाहर देखने से शायर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप महलों के बाहर देखिए और वहाँ अंधेरा है, तो इसमें शायर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो महल जवाब इसका आप लिखेंगे, महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की ये मुराद महलों में रहने वाले, शायर की मुराद महलों में रहने वाले लोगों की दौलत और ताकत से है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि जो लोग पावरफुल हैं, जिनके पास ताकत है, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास दौलत है, तो उनकी ज़िंदगी देखकर तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां नहीं हैं। उसी दौलत और ताकत से आप अगर थोड़ा सा बाहर जाएं, यानी अगर आप उस महल की दीवार से बाहर देखें, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हर तरफ तकलीफ़ें मौजूद हैं और लोग कितनी गरीबी से परेशान हैं, कोई अपनी कमज़ोरी से परेशान है। ठीक है, उसके पास ताकत नहीं है। ताकत का मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं होता है, बल्कि दूसरों को कंट्रोल करने वाली ताकत की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जिन जिन लोगों के अंडर में लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको कंट्रोल करते हैं, उन पे उनका इन्फ्लुएंस चलता है। ठीक है, तो इस ताकत की हम यहाँ पे बात करें। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की मुराद महलों में रहने वाले लोगों की दौलत और ताकत से है। इस दौलत और ताकत की वजह से महलों में रहने वालों की दुनिया बहुत खुशनुमा यानी ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और रोशन यानी हर तरफ रोशनी ही रोशनी ऐसा दिखाई देता है, रोशन लगती है। लेकिन इन महलों के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरफ परेशानियां और तकलीफें
हैं इनकी जिंदगियां अंधेरे से भरी हुई हैं। ठीक है, किन लोगों की? जो महलों से बाहर हैं, महल में रहने वाले एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बिता रहे हैं, और उनकी जिंदगी अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में तकलीफें नहीं है, पर ऐसा नहीं है। शायर ने आपका ध्यान उन तकलीफों की तरफ ले जाने की कोशिश करी है जो आपको देखनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है? आपने पढ़ा पोएम में कि ये इस सुरखुरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। ठीक है, तो वो रहनुमा मीनार का ही आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि रात में मल्लाहों को जो चीज रास्ता पार करा रही है, आपको उसका नाम यहाँ बताना है। रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में वो मीनार मदद करती है जो दरिया में रोशन होती है। दरिया यानी समुद्र, और रोशन यानी जली हुई होती है, उसकी रोशनी वहां पे फैली हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इस सवाल का जवाब आप ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, हम अपने घर के बाहर पानी के लिए मटका रख सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया जलाया तो उससे कितने लोगों को मदद पहुंची, ऐसे ही आपके घर के बाहर से कुछ लोग दोपहर के वक्त, जब वो उनके पास पानी नहीं है पीने का, और पीने का पानी आप उनके लिए मुहैया करा देंगे तो उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये एक भलाई का काम हो गया। दूसरा काम ये कि रास्ते के पत्थर हटा सकते हैं, उससे कोई बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिर सकता है उन पत्थरों से। ठीक है, कोई बच्चे जो खेल रहे होते हैं वो गिर सकते हैं, तो उनका कितना फायदा हो जाएगा। ठीक है, चोट लगने से बच जाएंगे। तो इससे भी आप भलाई का काम करें, और आपके दिमाग में जो भी भलाई के काम हो आप उनको लिखें। 5-6 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे इस आंसर में। ठीक है, अब हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। ठीक है, ये क्या होते हैं मुतजाद अल्फाज? इनके अंदर हम ऑपोजिट वर्ड्स, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स में जैसे मैं आपसे कहूँ ब्लैक, तो आप बोलेंगे इसका ऑपोजिट होता है व्हाइट। इसी तरीके से उर्दू में एक लफ्ज है, कोई भी लफ्ज है, जैसे कि सफेद, तो हम आपसे पूछेंगे कि उसका उल्टा क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका उल्टा होता है काला। तो उल्टा को मुतजाद बोलते हैं, उसको जिद भी बोलते हैं। जिद यानी कि इसका ऑपोजिट आपको बताना है। अब यहाँ लफ्ज है आसान, तो आसान का ऑपोजिट क्या होगा, उसकी जिद क्या होगी, उसका मुतजाद क्या होगा? तो वो होगा मुश्किल। ठीक है, या तो कोई चीज आसान होगी, और अगर आसान आपके लिए वो नहीं है तो फिर वो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप 10 पेज किसी चीज के लिखिए, तो या तो आप कहेंगे कि मेरे लिए बहुत आसान है, या आप कहेंगे कि ये मुश्किल काम है। तो आसान का उल्टा होता है मुश्किल। नेक्स्ट है बेहतर। बेहतर यानी इससे बेटर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इससे थोड़ा अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा। बेहतर है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बेहतर है। तो अच्छे की ही एक स्टेप जब हम आगे चले जाते हैं तो हम मिलता है हमें बेहतर। ठीक है, तो बेहतर का ऑपोजिट क्या होगा? जैसे अच्छे का ऑपोजिट होता है बुरा, तो इसी तरीके से बेहतर का ऑपोजिट होता है कमतर या बदतर। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं। अब यहाँ कमतर लिख लेते हैं हम। ठीक है, कमतर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कमतर। ठीक है, कमतर और बदतर। बद कहते हैं बुरे को, ठीक है, और कम कहते हैं कम को। अब ये 2 वर्ड्स क्यों लिखे हैं? ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों ही लिख सकते हैं, बेहतर भी और बदतर भी और कमतर भी। कमतर क्वालिटी हमें बता रहा है। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि इस काम को अच्छे से करो, ठीक है, थोड़ी बेहतर हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है, और थोड़ी कमतर हैंड राइटिंग में लिखा है तुमने या तुम लिखो, तो यहाँ पर क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी तरीके से आपको ये भी कह सकता है बड़ी बदतर हैंड राइटिंग है तुम्हारी, यानी तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। ठीक है, और बड़ी कमतर हैंड राइटिंग है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस सेंटेंस में वर्ड को यूज करना है, उस हिसाब से आप इसका ऑपोजिट लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है रोशनी। रोशनी यानी कि लाइट। ठीक है, तो लाइट का उल्टा क्या होता है? लाइट का उल्टा होता है डार्कनेस, यानी कि अंधेरा। रोशनी का उल्टा अंधेरा। ठीक है, फिर आता है महल। महल से आप क्या समझते हैं? महल यानी वो जगह जहाँ दौलत है, जहाँ बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है, खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है,
और बहुत सारे लोग हैं जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, महलों में नौकर चाकर होते हैं, ठीक है, दौलत होती है, ताकत होती है। लेकिन महल का उल्टा क्या होगा? अगर मैं खाली दौलत और ताकत की बात करूँ, महल में रहने वाले लोग जो वहाँ के मालिक हैं, ठीक है, उनके पास दौलत होती है, उनके पास ताकत होती है। तो ऐसे कौन है जिनके पास दौलत और ताकत नहीं होती? तो वो होते हैं गरीब लोग, कमजोर लोग। तो वो महल का उल्टा इस हिसाब से क्या होगा? झोपड़ी, ठीक है। झोपड़ी में कौन रहता है? वो आदमी जो कमजोर है, वो आदमी जिसके पास दौलत नहीं है। तो महल का उल्टा झोपड़ी, झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी। नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरे का उल्टा क्या होगा? रोशनी। डार्कनेस का उल्टा लाइट, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि मुतजाद अल्फाज, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मिसरे मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल, ठीक है। तो मुकम्मल यानी कंप्लीट, मिसरे यानी लाइंस। पोएम आपने पढ़ी, अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिए गए हैं। आपको इन लाइंस को पूरा करना है। पोएम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, उसके रिदम की वजह से। सो झुट पुटे के वक्त एक डैश से एक मिट्टी का दिया, क्या आएगा यहाँ पर? घर से, ठीक है। तो आप लिख देंगे घर से। दूसरा है ताकि राहगीर और डैश कहीं ठोकर न खाएं, क्या था यहाँ पर? राहगीर के साथ परदेसी, ठीक है, परदेसी। राह से डैश गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, क्या गुजर जाए? आसानी से गुजर जाए, तो आसा गुजर जाए। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। फिर फोर्थ है रोशनी से जिनकी डैश के बेड़े पार हैं, किनके बेड़े पार हैं? मल्लाहों के, ठीक है, ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट है इमला दुरुस्त कीजिए। इमला यानी डिक्टेशन, यानी कि जो आपने ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी स्पेलिंग इस टाइम गलत है, आपको इन्हें सही स्पेलिंग करके लिखना है, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड है बुढ़िया। बुढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली मुंह से बुढ़िया ही निकलता है, लेकिन ये वर्ड होता है बुढ़िया, रढ़ा, ठीक है, बुढ़िया। तो इसे लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे एक हा बढ़ गया, ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग सही हो गई, ये हो गया बुढ़िया। ये क्या है? बुढ़िया है, ये बुढ़िया, ये है बुढ़िया, ठीक है। दूसरा है आसान। आसान, ये आसान नहीं है, ये आसान, आपको इसको लिखना है। ये आसवान है, स्वाद है, ठीक है। तो आपको इसको सीन में तब्दील करना है, ठीक है, आसान, ठीक है। नेक्स्ट है फानूस, ठीक है, स्वाद की आवाज आएगी, लेकिन ये फानूस है, यानी यहाँ पे सीन आना है लास्ट में, फानूस। ये सब वर्ड्स पोएम में दे रखे हैं, उसी का आपसे एक बार डिक्टेशन चेक करवा के देखा जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है उससे आप कितना सीखे, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप सही लिखना सीख गए। नेक्स्ट है परदेसी, ठीक है, परदेसी को आपको ठीक तरह लिखना है, सुपर दे और सी, यहाँ पे सीन आएगा लास्ट में परदेसी में, स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। स्वाद वाले 3 हो गए जहाँ हमने सिर्फ स्वाद का करेक्शन किया है। नेक्स्ट है महलों। महलों को ठीक करके आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो हा है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, आपको ये वाला हा लगाना है, ठीक है, जीम हे फे वाला हा लगाना है यहाँ पर, ठीक है। फिर है बेहतर। तो बेहतर को आप कैसे ठीक करेंगे? बेहतर में तोय लगी हुई है, बेहतर करके लिखा हुआ है, तो आपको इसको बेहतर लिखना है, ठीक है, बेहतर, ठीक है। नेक्स्ट है सुर्ख। सुर्ख कहते हैं लाल को, ठीक है। तो यहाँ पे सुर्ख जो लिखा हुआ है वो स्वाद से लिखा हुआ है, ये सीन से लिखा जाएगा, सुर्ख, ओके। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ओके। सो अब एक लास्ट के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है, और वो है लिखिए, यानी कि राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ये सेक्शन दिया गया है। पहला इसका पार्ट है इस नज्म का मतलब अपने लफ्जों में लिखिए। अपने लफ्जों में लिखना मतलब आपको जो कुछ भी समझ में आया पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसको लिखिए, ठीक है, उसको नोट डाउन कीजिए कि ये मुझे ये समझ में आया कि शायर ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये काम आपको खुद करना है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपको करना है, ठीक है। और इसमें आप किसी की हेल्प ना लें तो अच्छा होगा, ठीक है, ना एल्डर्स की, ना अपने बड़ों की, ना टीचर्स की। इसको खुद लिखने की कोशिश करें। आपने कुछ तो समझा होगा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, तो उसे लिखें,
और आप अगर लिखना नहीं जानते तो उसको बोलकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और फिर इसे दोबारा सुने कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, आपने भलाई का कोई काम जरूर किया होगा, इसे अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, कोई ना कोई अच्छा काम आपने किया होगा जो आपको याद होगा, तो उस काम के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो उर्दू लिखना नहीं जानते वो ऐसा कर सकते हैं कि वो उसे रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, ताकि एक बार आपका दिमाग में एक पिक्चर डेवलप हो जाए कि जब आपने ये पोएम पढ़ी थी तो आपको ये पॉइंट्स आपने वहां पर समझे थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आप ये 2 एक्टिविटीज कर लेंगे लास्ट वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ आपको कुछ समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।